हेलो दोस्तों, मैं हूं आशिफ अली और आप देख रहे हैं लिम्रा क्लासेस। जी बिल्कुल सही देखा आपने थंबनेल के ऊपर। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे केमिकल इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पिछले वीडियो में केमिकल रिएक्शन के ऊपर बात कर चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो उस वीडियो को देख सकता है। तो फिर शुरू करते हैं हम केमिकल इक्वेशन। केमिकल तो यहाँ पर कहा गया है केमिकल चेंज होने की वजह से, मतलब जब कभी कभी केमिकल चेंज होता है तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनको हम सिंबल या उनके फॉर्मूले में लिख देते हैं। जैसे ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है या सिंबल होता है O2, तो वो हमारी केमिकल इक्वेशन कहलाती है। एग्जाम्पल, अगर व्हेन जिंक carbonate is heated, zinc oxide and carbon dioxide are formed। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, व्हेन जिंक कार्बोनेट इज हीटेड। जिंक कार्बोनेट दोस्तों क्या होता है? जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला पता है किसी को? ZnCO3। ZnCO3 को हम कहते हैं जिंक कार्बोनेट। अगर इस जिंक कार्बोनेट को हीट करा जाए, प्लस हीट गरम करा जाए, तो क्या होगा? ये स्प्लिट हो जाएगा, ये दो पार्ट में टूट जाएगा। कौन कौन से दो पार्ट में? एक तो जिंक ऑक्साइड, यहाँ देखो दिखाया हुआ है इन्होंने, जिंक ऑक्साइड, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों को ही मिलाकर जिंक कार्बोनेट बनता है। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Zn, जिंक, O4 ऑक्सीजन, प्लस CO2 होती है कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप आपको समझ। तो दोस्तों, केमिकल इक्वेशन की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, तो हम उन लिमिटेशंस को भी देख लेते हैं। लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं? केमिकल इक्वेशन अपनी फिजिकल स्टेट को इक्वेशन के द्वारा कभी नहीं बताती। तो दोस्तों, लिमिटेशन, इसकी सेकंड लिमिटेशन है कि रिएक्शन कंडीशन कभी भी नहीं बताएगी केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन को देखकर हम रिएक्शन की कंडीशन का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो तो अगर हमने रिएक्शन होते हुए देखी है, वो प्रोसेस हमने होते हुए देखा है, तभी हमें उस कंडीशन का अंदाज़ा हो सकता है। अदरवाइज अगर मैं कहने लगूँ आपसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या आप इस चीज़ से ये थोड़ी अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिला तो उस दौरान क्या, मतलब क्या देखने के लिए मिला? क्या कोई ब्लास्ट हुआ क्या, या फिर कोई बड़ी मात्रा में हीट प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पर, या वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया? मतलब अलग अलग स्टेट होती हैं हर चीज़ की, तो हम इस चीज़ को नहीं कह सकते। तो ये हमारा है लिमिटेशन नंबर थर्ड लिमिटेशन क्या है? इट डज नॉट टेल अस अबाउट rate of reaction, it slow or fast।
थर्ड लिमिटेशन बोलती है इट डज नॉट टेल अस अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, इट्स स्लो और फास्ट। इक्वेशन को देख कर हम इस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जो रिएक्शन हुई वो स्लो हुई या फास्ट हुई। ये तो हमें रिएक्शन को देखकर ही पता लग सकता है, इस चीज़ का हम इक्वेशन से अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फोर्थ हमारी लिमिटेशन, इट डज नॉट टेल अस अबाउट द हीट चेंज taking place during the reaction। तो फोर्थ पॉइंट दोस्तों थे हमारे 4 पॉइंट लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन के। तो दोस्तों अब हम देखते हैं जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ हमें उस केमिकल रिएक्शन होने के दौरान चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं जिसमें वो केमिकल रिएक्शन हुई है। तो वो चेंजेस किस तरीके के होते हैं, मतलब किस टाइप के होते हैं? टाइप ऑफ केमिकल चेंजेस, टाइप्स ऑफ केमिकल चेंजेस। पहला चेंज सबसे पहले आप देखोगे चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। अब देखो किसी पेपर को हम अगर जलाते हैं मैच स्टिक से, हम उसे बर्न करते हैं तो सबसे पहले वो वाइट पेपर ब्राउन या ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। उसका सबसे पहले चेंज होता है कलर, सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है उसके कलर पे, सबसे पहले फर्क पड़ता है। सेकेंड, चेंज इन स्टेट। बच्चे सोच रहे होंगे स्टेट, ये बेटा यूपी और बिहार वाली स्टेट नहीं है, ये स्टेट है अवस्था। जब हम किसी पेपर को जलाते हैं तो क्या होता है, पेपर अभी बड़ा साइज है पेपर का, जलने के बाद क्या होगा, वो छोटा हो जाएगा। सो थर्ड पॉइंट है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो देखा दोस्तों किस तरीके से हुई गैस इवोल्यूट, खुद भी बचें दूसरों को भी बचाएं। जब भी कोई केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन होती है तो उस दौरान गैस भी इवोल्यूट होती है, गैस भी निकलती है। और सबसे मेन हमारा चेंज इन टेम्परेचर। सबसे ज़्यादा काम होता है केमिकल चेंज आने में, केमिकल रिएक्शन होने में टेम्परेचर का। हर चीज़ का टेम्परेचर पहले से निर्धारित है। जब भी कभी टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है तो कहीं ना कहीं केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन होती है। सो गाइस ये थे हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल चेंज। अब हम बात करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की, जो कि हमारा सेकेंड टॉपिक है। An equation in which number of atom each element is equal on both the side of the equation known as balanced chemical equation। कहने का मतलब ये है, एक इक्वेशन में किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम जब दोनों साइड इक्वल होते हैं तो उसे हम कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या हमारी इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। नहीं समझ आया तो एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ, चिंता होने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल
कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने क्या किया, मैंने किया इसको हीट, तो ये स्प्लिट हो गया। जब भी किसी कंपाउंड को हम हीट करते हैं तो वो दो पार्ट में टूट जाता है। मतलब ये प्रोडक्ट, मैंने प्रोडक्ट बताया था आपको, जैसे कि ये प्रोडक्ट है तो ये अपने दो रिएक्टेंट में डिवाइड हो जाएगा, CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें इक्वेशन बैलेंस्ड कैसे है। तो देखो यहाँ पर कैल्शियम कितने हैं, कैल्शियम 1 है, तो यहाँ भी देखो कैल्शियम 1 है। कार्बन कितने हैं, कार्बन हमारा 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 3, 1 और 2, 3। अगर आप लोगों को ऐसे भी नहीं समझ आया है तो देखो इसका लास्ट ऑप्शन यही है, टेबल बनाकर। टेबल अगर आप लोगों को नहीं समझ आता है कि हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है तो उसके लिए आपके पास बढ़िया सॉल्यूशन है टेबल का। आप टेबल से चेक कर सकते हैं। आपने टेबल बना ली, ये आपकी टेबल हो गई। यहाँ पर लिख लो एक साइड RHS और एक साइड LHS। हम यहाँ पर नंबर ऑफ एटम काउंट करेंगे जो भी हमारे एलिमेंट के अंदर लगे हुए हैं। यहाँ पर आएंगे हमारे एलिमेंट। तो हम देखते हैं इस कंपाउंड में क्या क्या है, इस प्रोडक्ट में क्या क्या है। देखो एक तो सबसे पहले हमारा कैल्शियम आ रहा है, Ca, कैल्शियम आ रहा है, एक कॉलम हो गया कैल्शियम का। दूसरा आ रहा है कार्बन, दूसरा कॉलम हो गया कार्बन का। तीसरा आ रहा है ऑक्सीजन, थर्ड कॉलम हो गया हमारा ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर कैल्शियम देखो RHS, यानी कि ये तो सॉरी LHS है, LHS। तो थोड़ा सा ना इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसको LHS बता देते हैं, इसको RHS राइट हैंड साइड। तो LHS में Ca कितने हैं, Ca 1 है, कोई भी नंबर ऑफ एटम नहीं लग रहे इसके आगे, जैसे यहाँ O के नीचे लग रहे हैं 3, कोई भी नहीं है तो 1। यहाँ पर Ca, यहाँ पर भी कुछ नहीं लग रहे तो यहाँ पर भी कितना है, राइट हैंड साइड भी 1। तो ये तो हमारा इक्वल है, ठीक है। C कार्बन, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, कोई भी नंबर ऑफ एटम नहीं लग रहा 1। यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर भी कोई नंबर ऑफ एटम नहीं है तो 1। अब ऑक्सीजन देखो O3, यहाँ पर कितने हैं 3। अब देखो दो तो ऑक्सीजन ये बैठे और एक बैठा है कैल्शियम के साथ, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 और 1 3। तो इसका मतलब क्या है, हमारा LHS इक्वल है RHS के। तो इसे कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई होप गाइज आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप सभी को समझ नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हम देखते हैं इक्वेशन को बैलेंस। अगर इक्वेशन अनबैलेंस्ड है तो उसे बैलेंस कैसे किया जाता है। पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो उसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। हम ऐसे एलिमेंट, ऐसे मेटल्स देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा मोस्ट और लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। मोस्ट रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। देखो सबसे पहले होता है हमारा बहुत ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है ये पोटेशियम, जिसका सिंबल होता है K। ये क्या है, एक बहुत मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, मोस्ट रिएक्टिव। नेक्स्ट नंबर हमारा होता है सोडियम। सोडियम क्या है, Na, इसका सिंबल होता है, ये पोटेशियम से थोड़ा लीस्ट रिएक्टिव है, मतलब है तो ये भी मोस्ट रिएक्टिव, लेकिन ये इससे नीचे आता है सेकंड नंबर पे। थर्ड इज बेरिलियम।
तो क्या देखा हमने, सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है हमारा पोटेशियम और सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है गोल्ड। ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है या मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज नीचे को आ रही है सबसे ज़्यादा हाई। तो दोस्तों हमने मोस्ट हाई रिएक्टिव एलिमेंट भी देख लिया और लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट भी देख लिया, कौन सा होता है पूरी रिएक्टिविटी सीरीज में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इक्वेशन को बैलेंस करना। इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, तो गाइस बने रहिए, जुड़े रहिए वीडियो के साथ और बहुत ही ध्यान से देखिएगा वीडियो को, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक कोई भी इक्वेशन ले लूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। गाइज आप यहाँ से पता लगा सकते हो रिएक्टिविटी सीरीज में देखकर कि Fe क्या होता है, O क्या होता है, H क्या होता है। ये मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज में लिखवा दिया है। Fe हमारा आयरन होता है, H हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो ये सारे एलिमेंट बड़े कॉमन से हैं, ये सभी जानते हैं इनके बारे में। तो हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो गाइज अब बैलेंस करने से पहले हमें पता करना पड़ेगा कि ये वाकई अनबैलेंस है जो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो पता लगाने का तरीका मैंने आपको बताया था। क्या करना पड़ता है, एक टेबल बना लो छोटी सी, उसमें एक साइड एलिमेंट के नाम लिखेंगे, हम एलिमेंट के सिंबल लिखेंगे। एक हमारी LHS होगी इसके अंदर और एक होगी RHS जो हमें नंबर ऑफ एटम के बारे में बताएगी। और इस बॉक्स में होंगे हमारे एलिमेंट। सबसे पहला एलिमेंट मेरे सामने आता है Fe, दूसरा एलिमेंट आता है H और तीसरा एलिमेंट आता है O। गाइस एक चीज़ का ध्यान रखना, आप चाहे यहाँ से देखकर एलिमेंट लिख लो या यहाँ से देखकर लिख लो, जो एलिमेंट यहाँ पर होंगे वही यहाँ पर होंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना। Fe यहाँ पर कितने हैं 1, Fe यहाँ पर कितने हैं 3, Fe के नीचे लग रहा है 3 एटम है, ठीक है। H यहाँ पर कितने हैं 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। H यहाँ पर कितने हैं 2, O यहाँ पर है 1 और O यहाँ पर है 4। तो यहाँ पर सिर्फ मेरा हाइड्रोजन बैलेंस है, Fe बैलेंस नहीं है और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, जिसको मुझे अब बैलेंस करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं हम इसको बैलेंस करना। बैलेंस कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, इसके अंदर किसी भी एक एलिमेंट को उठाएंगे हम और उससे बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं देखता हूँ Fe यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है और H यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। O यहाँ पहले O को 4 बनाते हैं। सबसे पहले हम ऑक्सीजन को उठाते हैं, हम नीचे से शुरू करते हैं इसको। Fe एज इट इज़, हम इसमें अभी कुछ नहीं करने वाले, हम सिर्फ अभी ऑक्सीजन के एटम्स को 4 बनाने वाले हैं, तो इसलिए हम अभी Fe को हाथ नहीं लगा रहे। प्लस अब इसको 4 बनाने के लिए मैं इसके नीचे 4 नहीं लगा सकता, अगर ये रूल्स को ब्रेक करेगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ गाइस, अगर मैं O के नीचे 4 लगाता हूँ तो ये रूल्स को ब्रेक कर देगा। तो हमें कोई भी रूल ब्रेक नहीं करना है, साइंटिफिक कोई भी रूल ब्रेक नहीं करना है। तो अब ये 4 हम इसके आगे लगाएंगे, पूरे एलिमेंट के आगे हम 4 लगाएंगे। H हमारा एज इट इज़ रहेगा H2 और O इज इक्वल्स टू, इधर हमारी कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, यहाँ एज इट इज़ रहेगा। अब देखो O4 हो गया, कैसे O4 हो गया, देखो H के साथ भी 4 है और O के साथ भी 4 है और यहाँ पर 4 थे ही, तो यानी कि ये O तो 4 हो गए। और लेकिन अब एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम क्या हो गई है, H 8 हो गया, 4 2 जा 8।
यहाँ पर ऑक्सीजन तो 4 हो गए, लेकिन H कितने हो गए, 8 हो गए। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर भी H को 8 बना देते हैं। Fe को हम अभी भी हाथ नहीं लगाएंगे, Fe प्लस 4H2O इज इक्वल्स टू, सेम चल रही है सारी कंडीशन, बस नेक्स्ट स्टेप में चेंज कहाँ पर आया हमारा, ये नेक्स्ट स्टेप है 4 के आगे। 4 के आगे हमने H लगा दिया, यहाँ पर भी 8 हो गए। अब देखो हमारी दो कंडीशन जो बिल्कुल इक्वल हो चुकी हैं। टेबल बना लेते हैं हम, फिर से टेबल बना लेते हैं हम, इसके अंदर देखते रहेंगे हमारा क्या क्या इक्वल होता जा रहा है, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। यहाँ LHS और RHS है, ये हमारे एलिमेंट हैं यहाँ पर बैठे हुए। Fe एलिमेंट है हमारे पास, H है, O है। तो O को तो मैंने कितना बना दिया यहाँ पर, यहाँ ऑलरेडी 4 थे तो यहाँ 4 बनाना था, तो देखो यहाँ पर 4 हो चुके हैं। एलिमेंट ये हमारे दोनों ही जगह 2 थे, लेकिन यहाँ पर बाई जब हमने इसको ऑक्सीजन को 4 किया तो यहाँ पर ये 8 हो गए। तो यहाँ पर भी हमने फिर इसको 8 करा नेक्स्ट स्टेप में। अब कंडीशन क्या रह गई है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ Fe की। Fe यहाँ पर 3 है, यहाँ पर Fe 1 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पर भी Fe के आगे 3 रख देंगे, 3 Fe हो गया प्लस 4H2O इज इक्वल्स टू Fe3O4 प्लस 4H2। तो गाइज ये हो चुकी है हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड, इसे कहते हैं हम बैलेंस्ड इक्वेशन। आई होप गाइज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा इसके 1-2 और एग्जाम्पल उठाकर उनसे आपको समझाने की। मिलते हैं फिर गाइज नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।